हेलो एवरीवन। आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके पास। इससे पहले मैंने मीनिंग, नेचर और स्कोप फ़िलॉसफ़ी का अपलोड किया था। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको दे दूँगी, क्योंकि उससे इस लेक्चर से पहले आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, तभी आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी का और एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है आपस में, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है, फ़िलॉसफ़ी एंड एजुकेशन आर इंटरेस्टिंग, इंटरकनेक्टेड एंड इंटर कोरिलेटेड विद ईच अदर। हाँ, मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरे नोट्स हैं ये मैंने खुद से लिखे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत राइटिंग नहीं सही है, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। इसीलिए मैं जो शब्द हैं या वर्ड्स कह लें, मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार और पढ़ रही हूँ, ताकि आप लोग अगर नोट डाउन भी कर रहे हो तो आपको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट पढ़ा, और इसका क्या मतलब है कि जो फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन है वो दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दोनों ही आपस में बहुत ही इंटरकनेक्टेड हैं। वो एक दूसरे से ही कोरिलेट करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, एजुकेशन इज़ फ़िलॉसफ़ी इन एक्शन। एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर डायनेमिक बिकॉज बोथ डील विद ह्यूमन बीइंग एंड देयर लाइफ। अब जैसे कि आपने देखा कि लाइफ जो है हमारी, वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। वो आपके बर्थ से लेके आपके डेथ तक की चलती है। उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, कई सारे बदलाव आते हैं। आप छोटे से बड़े में आ जाते हो, बड़े से आप धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल में जाते हो, फिर आप धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हो। तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भी आप वहाँ पे शेयर करते हो, या आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई नई चीज़ें आप जानते हो, समझते हो। तो जैसे कि हमारी लाइफ जो है वो एक डायनेमिक है, ऐसी जो एजुकेशन और फिलॉसफी जो है वो भी डायनेमिक है, क्योंकि वो हमसे डील करती है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ से डील करती है, ह्यूमन की फ़िलॉसफ़ी से डील करती है। इस वजह से ये दोनों ही डायनेमिक हैं और दोनों ही डील करते हैं ह्यूमन बीइंग एंड देयर लाइफ से। इस वजह से ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसा कह सकते हैं एजुकेशन एंड फ़िलॉसफी को। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, फ़िलॉसफी इज़ थ्योरेटिकल बट एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर। अब जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि अगर फ़िलॉसफी जो है वो फूल है, तो एजुकेशन जो है वो उसकी फ्रेग्रेंस है। तो ऐसे ही इसमें बताया कि फ़िलॉसफी जो है वो थ्योरेटिकल है, बट एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल इन नेचर है। फ़िलॉसफी क्या करती है, वो प्रिंसिपल्स बताती है, वो लॉज बताती है, वो थ्योरीज़ बताती है, बट उसके जो प्रैक्टिकली जो काम करती है वो एजुकेशन करती है। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा है इसी में, फ़िलॉसफी शोज़ द रोड और डायरेक्शन। जो फ़िलॉसफी है वो रास्ता दिखाती है, वो दिशा दिखाती है, और जो एजुकेशन होती है वो उसी रोड पे चलती है, उसी डायरेक्शन में जाती है। एजुकेशन को फ़िलॉसफी जो है कहीं ना कहीं से गाइड करती है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे क्या डील करनी है, वो सारी चीज़ें फ़िलॉसफी बताती है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो फ़िलॉसफी सेट्स द गोल एंड क्रिएट्स अ गुड लाइफ अमंग द इंडिविजुअल, बट एजुकेशन फाइंड आउट द सोल्यूशन बाय विच द गोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैन बी फुलफिल्ड। फ़िलॉसफी जो है वो सेट करती है गोल, एक क्रिएट्स अ गुड लाइफ, एक अच्छी लाइफ क्रिएट करती है अमंग द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए फ़िलॉसफी जो है वो मार्गदर्शन के रूप में काम करती है, उसको कहीं ना कहीं उसका एक गोल बनाती है। बट एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन जो है उन्हीं गोल्स का सोल्यूशन देती है। फॉर एग्जांपल, फ़िलॉसफी ने आपको बता दिया कि आपको ये बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, बट एजुकेशन क्या करती है कि आपको डॉक्टर बनने का प्रोसीजर क्या, आप कैसे डॉक्टर बनोगे। आप पहले नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, तब आप किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे, तब आप एमबीबीएस करोगे, तब जाके आप अपने एम को अचीव कर पाओगे। तो फिलॉसफी क्या है, वो आपके गोल को सेट करती है, बट एजुकेशन क्या है, वो फाइंड आउट सोल्यूशन के, वो आप उस गोल तक कैसे पहुँचोगे। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, फिलॉसफी डिटरमाइंस वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लाइफ, बट एजुकेशन मेक्स डैट वेरी ग्लोरियस। फ़िलॉसफी क्या डिटरमाइन करता है कि हमारी लाइफ को, हमारी लाइफ के क्या है, कैसे क्या है, किस लिए आए हैं, बट एजुकेशन जो है वो उसको बहुत ही प्यारा से एक शेप देता है। बोलते नहीं है कि रास्ता एक सही अगर फ़िलॉसफी दिखा रहा है, तो एजुकेशन आपको चलना, उस पर अच्छे से कैसे चलना है वो सिखाता है, ग्लोरियस बनाता है। सिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, फिलॉसफी डील्स विद एंड्स बट एजुकेशन डील्स विद सम टेक्निक्स टू अचीव दोज एंड्स। फिलॉसफी जो है वो डील करती है एंड से, आखिरी जिसे कह सकते हैं, बट एजुकेशन जो है वो कई सारी टेक्निक से भी डील करती है कि उस आखिरी तक आप कैसे पहुँचो,
बोलते नहीं आपका अगर जैसे आपको फ़िलॉसफी ने गोल सेट कर दिया, बट उस गोल तक हम कैसे पहुँचे ये हमें एजुकेशन बताती है। 7th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, फ़िलॉसफी डील्स विद सम एब्स्ट्रैक्शन बट एजुकेशन इज़ कॉन्क्रीट। फ़िलॉसफी क्या है वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि सारी चीज़ों से डील करती है, और कहीं न कहीं वो एक बोलते हैं कि फ़िलॉसफी इज़ द स्टडी ऑफ सोल, इज़ द स्टडी ऑफ रियलिटी। कहीं न बट एजुकेशन क्या है वो सभी चीज़ों को इंक्लूड करती है ना? तो इसलिए वो कॉन्क्रीट इन नेचर है। Relationship between philosophy and education, just like the relationship between a blind man and a lame man. The lame man can see but cannot walk, and the blind man is able to walk but unable to see. इस पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बहुत ही मैंने अच्छे अच्छे पॉइंट अपने नोट्स में रखे हुए हैं, जिससे कि एग्ज़ामिनर को भी लगे कि हाँ, आप जो लिखोगे अपनी कॉपी में तो उससे लगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो इस पॉइंट का बहुत ही मैं अच्छा मतलब बताती हूँ आपको, कि जो रिलेशनशिप बिटवीन है एजुकेशन एंड फ़िलॉसफी में, वो एक अंधे इंसान का और एक लेम मैन जो कि चल नहीं सकता है, ऐसा है। क्योंकि जहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि फ़िलॉसफी जो है वो एक ब्लाइंड मैन है, सॉरी एजुकेशन क्या है, एक ब्लाइंड मैन है, और फ़िलॉसफी क्या है, लेम मैन है। और लेम मैन को सी बट कैन नॉट वॉक, लेम मैन जो है, जो फ़िलॉसफी है वो देख सकती है, सुन सकती है, सब कुछ कर सकती है, बट वो चल नहीं सकती, प्रैक्टिकल इन नेचर नहीं है। बट एजुकेशन क्या है, वो ब्लाइंड मैन तो ज़रूर है, लेकिन वो एबल कर सकती है, प्रैक्टिकली वो चल सकती है, वो वर्क कर सकती है, और वो बट देख नहीं सकती है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ सक रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो फ़िलॉसफी है वो देख तो सकती है बट चल नहीं सकती है, बट एजुकेशन जो है वो चल तो सकती है बट देख नहीं सकती। तो ये आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। फ़िलॉसफी जो है वो एजुकेशन को हेल्प करती है क्या बोलते हैं कि चलने में, और एजुकेशन जो हेल्प करती है फ़िलॉसफी को ऐसे ही। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। फ़िलॉसफी इज़ द बेस ऑफ एजुकेशन। ट्रुथ एंड प्रिंसिपल कैन बी established थ्रू फ़िलॉसफी, बट एजुकेशन हेल्प्स इट इन द प्रोसेस। जो हमारे ट्रुथ हैं लाइफ के, जो हमारे डिसिप्लिन है, जो हमारे प्रिंसिपल है, वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो सकते हैं किसके थ्रू, फ़िलॉसफी के थ्रू। पर जो एजुकेशन है वो हेल्प्स करती है उस प्रोसेस में, उस ट्रुथ को अचीव करने में। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फ़िलॉसफी डिटरमाइंस दैट वर्थ लिविंग, एंड एजुकेशन हेल्प्स टू अचीव एंड प्रिपेयर्स फॉर दैट टाइप ऑफ लाइफ। फ़िलॉसफी जैसे आपको वो लाइफ देती है जैसे कि आप चाहते हो, उस तरीके से आपको प्रिपेयर करती है। बट एजुकेशन जो है उसी लाइफ को आप कैसे अचीव करते हो, आपको प्रिपेयर करती है, वो होती है एजुकेशन। आई होप ये सारे पॉइंट आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं एग्जांपल भी देती जा रही हूँ इसीलिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फ़िलॉसफी इज़ द लव ऑफ विजडम, बट एजुकेशन कलेक्ट्स ऑल द विजडम फॉर द इंडिविजुअल। फिर से वही बात है कि जो फ़िलॉसफी है वो लव ऑफ विजडम है, और कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है वो कलेक्ट करती है सारे उन टुकड़ों को या पार्ट्स को उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। फ़िलॉसफी हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग वेरियस इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स। फ़िलॉसफी जो है वो क्लैरिफाई करती है जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी इश्यूज़ होते हैं एजुकेशन में, क्योंकि फ़िलॉसफी है एक बेस है एजुकेशन का, और एजुकेशन जो है वो फ़िलॉसफी के दिखाए हुए रोड पे या डायरेक्शन पे चलती है। फ़िलॉसफी डिटरमाइंस बट एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ फ़िलॉसफी, सो देयर इज़ अ सेइंग फ़िलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि फ़िलॉसफी जो है वो बेस है, वो एक डायरेक्शन या रोड दिखाती है एजुकेशन को, और जो क्या बोलते हैं, इसीलिए हम उसको मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं फ़िलॉसफी को। फ़िलॉसफी इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। फ़िलॉसफी जो है वो सभी वेरियस एस्पेक्ट जो होते हैं एजुकेशन के, सभी चीज़ों से डील करती है। रॉस का कहना है कि फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, द वन इज़ इम्प्लाइड बाय अदर, द फॉर्मर इज़ द कंटेम्पलेट साइड ऑफ द लाइफ वाइल अदर इज़ एक्टिव साइड।
रॉस ने कहा है कि एजुकेशन एंड जो फ़िलॉसफ़ी है वो एक सिक्के की तरह है, सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल हम कॉइन लेते हैं, एक तरफ हमारा हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो रॉस ने कहा है कि फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन जो है वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, जिसमें एक तरफ फ़िलॉसफ़ी है, दूसरी तरफ एजुकेशन है। तो जो फ़िलॉसफ़ी है वो हमारा प्रैक्टिकल इन नेचर नहीं है, बट हमारा जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल इन नेचर है, वो एक्टिव है उसका साइड। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। Both are interrelated and interdependent, like the fragrance and the flower both go hand in hand with each other. The education and philosophy are two flowers of one stem, two sides of a coin. The philosophy is the thoughtful side and the other is active side. Philosophical knowledge plays the foundation through which objective of education emerges. ये सारे ही पॉइंट मैंने आपको कहीं ना कहीं बता दिए हैं, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ़िलासफ़ी और एजुकेशन जो है आपस में रिलेटेड हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे की तरह हैं। और कहीं ना कहीं जो एक फूल और एक उसकी फ्रेगरेंस की तरह काम करता है, जो फ्रेगरेंस हो जाती है वो उसकी एजुकेशन हो जाती है, फ्लावर जो होता है, जो बेस होता है, वो फ़िलासफ़ी हो जाती है। तो एक दूसरे से हैंड इन हैंड वो कनेक्टेड हैं और एक ही दूसरे की तरह चलते हैं। फ़िलासफ़ी क्या है कि एक ही और दूसरा क्या है कि फ़िलासफ़ी और एजुकेशन जो है वो टू फ्लावर हैं एक ही स्टेम के दो फ्लावर निकले हुए हैं, समझ रहे हैं आप। और फिर दूसरा है कि कॉइन है, दो पहलू हैं, और जिसमें कि एक है थॉटफुल है फ़िलासफ़ी और दूसरा है एक्टिव इन नेचर है एजुकेशन। जॉन डेवी सेड द फिलॉसफी इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन in which most general phase education is the laboratory in which philosophical distinction become concrete and are tested. जॉन डीवी का कहना है कि फ़िलासफ़ी की जो थ्योरीज़ हैं, जो वो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन की लेबॉरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमारा एक लेबॉरेटरी की तरह काम करता है, एक लैब की तरह काम करता है। उन्होंने साइंटिफिक व्यू से उन्होंने बोला है ये डेफिनेशन कि जो एजुकेशन है वो एक लैब की तरह, एक लेबॉरेटरी की तरह काम करता है, जिसमें प्रिंसिपल्स थ्योरीज़ ऑफ फ़िलासफ़ी जो है वहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आया हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ग्रेट फ़िलासफ़र्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट ऑल्सो। जो हमारे ग्रेट फ़िलासफ़र्स हैं वो कहीं ना कहीं एक ग्रेट एजुकेशनलिस्ट भी हैं। अब कौन कौन से वो ग्रेट फ़िलासफ़र्स हैं, आप उनके नाम देख लीजिए। विवेकानंद, गांधी जी, राधा कृष्णन, प्लेटो, ऑल वर ग्रेट फ़िलासफ़र्स एंड ग्रेट एजुकेशनिस्ट एज वेल एज। ये सारे ही जितने हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के फ़िलासफ़र हैं और कहीं ना कहीं ये एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी हैं। आपने बीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा एजुकेशन में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में। Philosophy determines the various aspects of education. Everything in education have a philosophical base. For example, aims, curriculum, methods, textbook, derived discipline, teacher, etc. are based on philosophy. Both education and philosophy involves theory, and philosophy makes a student smarter, broad-minded, and for knowledge. तो जो हमारा फ़िलासफ़ी है वो जो एजुकेशन सिस्टम में सारी चीज़ों को कवर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम है, जो मेथड्स यूज़ होते हैं, जो टेक्स्ट बुक यूज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं फ़िलासफ़ी के प्रिंसिपल्स और थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं। उनको वैसे ही लॉन्च किया जाता है हमारे स्कूल सिस्टम में या एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं और फ़िलासफ़ी ही सिखाता है या बताता है एजुकेशन को कि उसको किस तरीके से काम करना है और कैसे क्या अपने लॉज और प्रिंसिपल को यूज़ करना है सही जगह। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िलासफ़ी क्या है? द स्टडी ऑफ फ़िलासफ़ी enables us to think carefully and clearly about important issues. जो फ़िलासफ़ी है वो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी एजुकेशन देती है कि जिससे कि हम अच्छे से सोच सकें, समझ सकें चीज़ों को और चीज़ों को अच्छे से समझ के उसका सल्यूशन निकाल सकें। इन स्टडिंग फ़िलासफ़ी वी लर्न टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम आवर everyday thinking and to explore the deeper, bigger question which underpins our thought.
जो फ़िलॉसफ़ी है वो एक ऐसी स्टडी है जिसको पढ़ने से आप जो है वो कहीं न कहीं एक डीप थिंकिंग में जाते हो, और ज़्यादा सोचने के लिए, और ज़्यादा बोलते नहीं कि जब आप किसी चीज़ के लिए अनसैटिस्फाइड नहीं होते, फ़िलॉसफ़ी क्या होती है कि जो किसी एक चीज़ को लेके आपको सैटिस्फैक्शन ना दे। आप कहीं न कहीं कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कीड़ा ऐसा रेंगता रहे कि इसके आगे क्या होगा, इसका लास्ट में क्या होगा, इसके बाद कैसे क्या होगा, तो कहीं न कहीं आप डीपर थिंकिंग में और इन्वॉल्व होते जाते हो। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, द फोकस इन द स्टडी ऑफ फिलॉसफी इज़ टू लर्न नॉट व्हाट टू बिलीव बट हाउ टू थिंक। जो स्टडी है फिलॉसफी की, वो हमें ये नहीं सिखाती है कि नॉट टू बिलीव, हमें भरोसा नहीं करना सिखाती है। मतलब ये नहीं बताती है आपको कि नहीं, आपको इस पे नहीं भरोसा करना है, आपको ये देख रहे हो तो आप उस पर भरोसा कर लो। आँख बंद करके भरोसा आपको नहीं करना सिखाती है। वो ये सिखाती है कि आपको कैसे सोचना है, आपको कैसे चीज़ों को समझना है, आपको कैसे उन चीज़ों से डील करना है। ये फ़िलॉसफी हमें बताती है। Studying philosophy sharpens your analytical and abilities, enabling you to identify and evaluate the strength and weakness in any position. फ़िलॉसफी को पढ़ने से हमारे जो माइंड को है वो कहीं न कहीं शार्पन बनाती है, और हमें एनेबल करती है कि हम उस अपनी वीकनेस को कैसे कम कर पाएँ और अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचान पाएँ, और हम अपनी मुश्किलों से कैसे लड़ पाएँ। It prompts you to work across disciplinary boundaries and to think flexibly and creatively about problems which do not present immediately solution. फिलॉसफी जो है वो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आपको सोचने समझने की शक्ति देता है। आपको बताता है कि आपको अपने माइंड को कैसे तैयार करना है कि आप आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील कर लो। कहीं ना कहीं अचानक से प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो फ़िलॉसफ़ी को स्टडी करने से आपको फ़िलॉसफ़ी बताता है, आपको माइंड को ट्रेन करता है कि आपको कैसे, आपको फ्लेक्सिबली थिंक करना है, आपको कैसे डील करना है प्रॉब्लम्स को जो कभी ना कभी अचानक से आ जाती हैं। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें साइलेंट फीचर ऑफ फ़िलॉसफ़ी की एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, फ़िलॉसफ़ी एंड करिकुलम। तो ये मैं आपको एक एक लाइन ही पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको मैं ऊपर ऊपर से ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। बाकी मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज यूज़ करी है जिससे कि आपको तुरंत एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। तो फ़िलॉसफ़ी और करिकुलम ऐसे है साथ में कि फ़िलॉसफ़ी जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में बताता है कि कैसे क्या करिकुलम रखना है बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिससे कि उनको बोरियत ना महसूस हो और वो ऐसी वैसी चीज़ें ना पढ़ें, वो चीज़ें पढ़ें जिनको वो कहीं ना कहीं रियलिटी से रूबरू कराती है और उनको फ्लेक्सिबली थिंक करने में हेल्प करती है। और फ़िलॉसफी ही जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा करिकुलम जो है आपको एजुकेशन सिस्टम में रखना है, कौन सा नहीं रखना है। और हमें फ़िलॉसफी ये भी बताती है कि करिकुलम में हमें वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी है वो जिससे कि बच्चा सीख सके, अपने माइंड को डेवलप कर सके कि कैसे क्या हमें अपने प्रॉब्लम से डील करना चाहिए। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। फ़िलॉसफी एंड टेक्स्ट बुक, तो जैसा कि मैंने बताया कि करिकुलम जो है वो फ़िलॉसफी डिसाइड करता है, तो वैसे ही टेक्स्ट बुक भी फ़िलॉसफी ही डिसाइड करता है कि कौन सी टेक्स्ट बुक कैसे क्या इंट्रोड्यूस करनी है एजुकेशन सिस्टम में। बच्चों को ऑल ओवर डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना है, ये जो फ़िलॉसफी का एम है। उसको खाली एक चीज़ में सुपीरियर नहीं बनाना है, उसको हमें डेमोक्रेसी के बारे में भी बताना है, उसको हमें साइंस की भी नॉलेज भी देनी है, उसका हमें मैथमेटिक्स भी बताना है। सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्स्ट बुक ऐसी ही आपको इंट्रोड्यूस करानी जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके एक बच्चे का, और वो चीज़ों को कनेक्ट कर सके अपनी लाइफ से। अगर वो एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को रिलेट कर सके अपनी रियल लाइफ से। ऐसी हमें टेक्स्ट बुक क्या करनी है, इंट्रोड्यूस करनी है अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो ये पॉइंट्स आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने एक एक लाइन इसमें पढ़ी नहीं है, आप वो देख सकते हैं। Philosophy and methods of teaching. Method means the art of teaching or the knowledge to which the teacher follows in the communication of knowledge to the students. फ़िलासफ़ी एंड मेथड, जो फ़िलासफ़ी जैसे कि मैंने बताया वो बेस है एजुकेशन का, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो मेथड ऑफ़ टीचिंग भी बताता है, टीचर को बताता है कि कैसे क्या उस टीचर को कैसे क्या पढ़ाना है अपने स्टूडेंट को, जिससे कि उसका इंटरेस्ट बना रहे और उसको स्टूडेंट के माइंड को डेवलप करना है कि वो किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स के साथ में डील कर सके और सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो बहुत सारे जो फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने अलग अलग मेथड दिए हैं। अब देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से मेथड दिए हैं। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मेथड हमें बताना चाहिए बच्चों को, उसी के अकॉर्डिंग जो है टीचर को ये मेथड यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। रोसियो ने बताया कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड हमें अपनाना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम में। आइडियलिस्ट
का मानना है कि स्कूल एज अ गार्डन एंड द टीचर एज अ गार्डनर। आइडनेस का मानना है कि स्कूल जो है वो एक गार्डन है और टीचर जो है वो गार्डनर है। तो इस लाइन को याद करके टीचर को पढ़ाना चाहिए। नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग ये है कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, चाइल्ड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए। बच्चे का क्या मन है उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वो खुद सीखेगा, खुद करके गलतियाँ करेगा और अपनी गलती से ही सीखेगा, वो नेचर से कहीं ना कहीं सीखेगा। तो ये नेचुरलिस्ट का मानना था। प्रैग्मेटिस्ट का मानना क्या था? क्रिएटिव एक्टिविटीज़। प्रैग्मेटिस्ट क्या था? वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करने पे बिलीव करते थे। उनका कहना था कि क्रिएटिव एक्टिविटीज़ से मेथड हमें यूज़ करना चाहिए जिससे कि बच्चा का माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड और क्रिएटिव बन सके। तो फिलॉसफी एंड डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूँ तो regarding the nature of discipline, the philosopher differs in their use. The philosophers who support liberal view reject the traditional nation of authority. अब यहाँ पे हर फ़िलासफ़ी जो है वो बहुत सारे अलग अलग फ़िलासफ़र्स का व्यू पॉइंट से लेके बनी हुई है। इस पे कई सारे आइडियलिस्ट भी हैं, नेचुरलिस्ट भी हैं, प्रैग्मेटिस्ट भी हैं, जैसे कि आपने ऊपर देखा। तो इनका अलग अलग सबका मानना है कि कैसे क्या डिसिप्लिन होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। तो जो इसमें फ़िलासफ़र जो लिबरल हैं, जो लिबरल को सपोर्ट करते हैं उनका ये मानना है कि ट्रेडिशनल नेशन को वो रिजेक्ट करते हैं। मीन जो हमारे जो क्लासरूम में जैसे एक पढ़ाई होती है प्रॉपर, उससे साइलेंस से और डिसिप्लिन में, तो वो कहीं ना कहीं इस ट्रेडिशन को रिजेक्ट करते हैं। उनका मानना है कि इट इज़ नॉट साइलेंस एंड ओबीडियंस दैट कीप्स अ क्लास वेल डिसिप्लिन। खाली हमें साइलेंस और ओबीडियंस से जो है क्लास हम एक वेल डिसिप्लिन वे में नहीं फॉर्म कर सकते हैं, बल्कि हम क्लास को एक ऐसे डिसिप्लिन में फॉर्म तब कर सकते हैं जब हमारा कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़। जब टीचर और स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव एफर्ट्स के साथ एक दूसरे के साथ काम करेंगे, अपने लर्निंग एक्टिविटीज़ में एफर्ट्स डालेंगे, तब जाके एक क्लासरूम जो है वो एक डिसिप्लिन क्लासरूम कहलाएगा। हमारा क्लासरूम तब डिसिप्लिन नहीं कहलाता है जब वहाँ पे बच्चे को बोला जाता है कि एकदम शांत रहो और सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, सबसे अच्छे से बात करो, तो वो हमारा एक क्लासरूम डिसिप्लिन नहीं कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू लिबरल फिलोसफर्स के हमारा जो क्लासरूम तब डिसिप्लिन कहलाता है जब टीचर्स और स्टूडेंट जो हैं वो कोऑपरेटिव एफर्ट्स डालें अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ पर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। According to them, the teacher is not absolute authority, but it is an integral element or part of the group. अब ये इनका कहना है कि जो टीचर है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है हमारे जो क्लासरूम को डिसिप्लिन बनाने में, या एजुकेशन सिस्टम को एक हम उसको टीचर को अथॉरिटी नहीं कह सकते। हम ओवरऑल जो बोलते हैं श्रेय हम टीचर को नहीं दे सकते हैं। वो हाँ एक पार्ट हो सकता है हमारे एजुकेशन का, हमारे डिसिप्लिन का, हमारे ग्रुप का, बट हम ओवरऑल अथॉरिटी टीचर्स को नहीं बोल सकते हैं। दस फिलॉसफी डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, वेदर अ स्कूल डिसिप्लिन शुड बी स्ट्रिक्ट एंड रिजिड और फ्लेक्सिबल एंड फ्री। जो हमारा जो फ़िलासफ़ी ऐसी होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, उसमें डिसिप्लिन ऐसे होना चाहिए जिस वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी ना हो और बहुत ज़्यादा फ्रीनेस भी ना हो बच्चों के अकॉर्डिंग। मीन्स स्ट्रिक्टनेस हो, हल्की फुल्की हो और फ्लेक्सिबल इन नेचर हो, जिससे कि बच्चों को फ्रीडम मिले अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने को, और उनको अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करें अपने व्यूज़ को रखने में, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने में, जिससे कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और डेवलप होगा और तब जाके हमारा जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन हो पाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिलॉसफी एंड टीचर। द टीचर इज़ द सोल ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। अ टीचर नॉट ओनली हैज़ अ थ्रू नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट बट ऑल्सो ही मस्ट नो अ मैन, क्लियर विजन अबाउट एवरीथिंग ही कम्स इन टू कॉन्टैक्ट। टीचर नीड्स टू स्टडी फिलॉसफी एज अ पर्सन, एज अ टीचर। तो फिलॉसफी एंड टीचर, टीचर वो नहीं होता है जिसको खाली नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल अगर आपके टीचर मैथ्स की इंग्लिश की टीचर है, तो कहीं ना कहीं आप उसको अच्छा टीचर नहीं कहोगे अगर उसको खाली इंग्लिश की ही नॉलेज हो, अगर उस टीचर को खाली उस सब्जेक्ट की ही नॉलेज हो, अगर अब वो टीचर जो है उसका बिहेवियर, उसका रिलेशनशिप बच्चों के साथ अच्छा नहीं है या बच्चों को नहीं समझ पाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा टीचर नहीं कहलाएगा। अच्छा टीचर जब कहलाएगा जब उसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी अच्छी खासी हो, उसको डीप में नॉलेज हो, उसको कैसे क्या किस तरीके से किस मेथड से पढ़ाना है, और अपने बच्चों को कौन से
मेथड से पढ़ाना है जिससे कि उनका इंटरेस्ट बना रहे और अपने बच्चों के माइंड को पढ़ सके, मीन्स उनके रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो कहीं न कहीं ये टीचर कहलाता है, एक गुड टीचर कहलाता है। तो फ़िलॉसफ़ी ये बताता है एक टीचर को कैसे एक गुड टीचर के रूप में पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों के साथ कैसा क्या रिलेशन उसको रखना चाहिए। आई होप ये सारे ही पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।